अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं तफरी टीवी। दोस्तों, आपकी फ्रेंड लिस्ट में कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको पर्सनली जानते हैं और उनके साथ आपका अच्छा उठना बैठना है और अच्छे बुरे वक्त में वो आपके ज़रूर काम आते हैं। 1, 2, 5 या फिर कोई भी नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? बोलने दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वक्त मादी का हिस्सा बन चुका है जब दोस्त की किडनी बेचकर आईफोन ख़रीदा जाता था। अब मॉडर्न दौर है और नित नए तरीके मार्केट में आ रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा ही फैक्ट बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान परेशान और सर पकड़कर बैठ जाएंगे और ज़रूर ये कहेंगे कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और इसके साथ बिजनेस करने का भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। ये बात है 2016 की, जब न्यूज़ में खबर छपी कि एक चाइनीज़ लड़की ने अपने घर खरीदने के लिए एक अनोखा ही तरीका अपनाया। वो इस तरह के पहले अपने 20 बॉयफ्रेंड्स बनाए और उनमें से हर एक से एक आईफोन 7 हासिल किया और फिर इन तमाम 20 आईफोन्स को सेल करके जिनकी कीमत $17,000 बनी और इन पैसों से अपना एक घर खरीदा। अरे रे बाबा उठा ले। मतलब यार, कौन करता है ऐसा? मैं तो अपने किसी दोस्त से कुछ पैसे उधारे ले लूँ तो सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा याद कराता है कि मैंने उसके पैसे देने हैं। जबकि इस लड़की ने, जिसका नाम शाओली है, अपने एक नहीं, दो नहीं, 20 बॉयफ्रेंड्स को कैसे मैनेज किया होगा और अपने 20 बॉयफ्रेंड्स में से किसी एक को भी दूसरे के बारे इल्म नहीं होने दिया। वैसे यहाँ एक बात तो कन्फर्म हो गई है कि प्यार वाकई में अंधा होता है और इस लड़की ने अपने 20 अंधे आशिकों को कमाल महारत से बहुत ज़ोर का झटका दिया है। ज़रा इमेजिन करें, जब ये खबर उन तक पहुंची होगी तो उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी और इस बेवकूफ़ बनाए जाने पर पब्लिक को कैसे फेस किया होगा। यकीनन उनके रिएक्शंस कुछ ऐसे ही होंगे। एक्चुअली ये लड़की चाइना के शहर शैनज़ेन की एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और अपने बहन भाइयों में बड़ी थी। इसके मुताबिक इसके वालिदैन बूढ़े हो रहे थे और वो इस प्रेशर में थी कि इन्हें अपना एक ज़ाती घर दिलवा सके। चुनांचे शाओली ने घर हासिल करने के लिए ये शॉर्टकट अपनाया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस खबर के वायरल होने के बाद बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए। एक ने ये लिखा कि मैं एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकी और इसने एक वक्त में 20 बॉयफ्रेंड से आईफोन 7 हासिल कर लिए। इससे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे भी कुछ स्किल सिखा दे। एक यूज़र ने यह कमेंट किया कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, जबकि कुछ लोगों ने इस फैक्ट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया और एक ने तो यहाँ तक कह दिया द मोस्ट शेमलेस पर्सन। तेरा सोचने वाली बात है, जब ये और इसकी कोई एक फ्रेंड आपस में अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे बातें कर रही हैं और वो कहे कि मेरे वाला ऐसा नहीं है, तो ये क्या कहती होगी? मेरे वाले ऐसे नहीं हैं। और सिमिलरली इसके बॉयफ्रेंड्स क्या कहते होंगे? हमारे वाली ऐसी ही है। गजब बेइज्जती है। इस कुर्रा अर्ज़ पर ब्लू व्हेल के बारे हम सुनते पढ़ते आए हैं कि वो सबसे बड़ा और ज़िंदा ऑर्गेनिज्म है, मगर आपसे कहा जाए कि ये सच नहीं है और सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म एक मशरूम है तो कैसे दिया आपको? ओरेगोन मैलहियर नेशनल फॉरेस्ट को इस मशरूम, जिसका नाम आर्मिलेरिया ओस्टाई और निकनेम होमोंगस फंगस है, का घर कहा जाता है और ये ज़मीन पर सबसे बड़ा ज़िंदा ऑर्गेनिज्म है। ये मशरूम 2385 एकड़ पर फैला हुआ है जो करीबन 3.7 मुरबा मील को कवर करता है। अमूमन मशरूम गले सड़े मटेरियल और पौधों और दरख्तों पर फीड करते हैं और ऐसे ऐसे अपना साइज़ बढ़ाते रहते हैं। हंगरी में आर्मिलेरिया ओस्टाई की डीएनए रिसर्च से पता चला कि मशरूम की रूट टाइप स्ट्रक्चर, जिन्हें राइजोमॉर्फ्स कहते हैं, अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं, जो पौधों की जड़ों पर फीड करते हैं और बदले में इन्हें नुकसान देती हैं और आर्मिलेरिया रूट डिजीज़ की वजह बनती हैं, जो स्लो डेथ का बायस बनती है। दरख्तों की बार के नीचे ये मशरूम हर साल 0.3 से 3.3 फीट के हिसाब से ग्रो करता है और दरख्तों की जिंदा लकड़ी को फीड करता रहता है और यूं दरख्त की स्लो डेथ होती है, जो करीबन 20 से 50 साल का अरसा ले जाती है। इसके बाद जब दरख्त मर जाता है तो इसकी गली सड़ी लकड़ी को भी फीड कर लिया जाता है। ओरेगोन में ये ऑर्गेनिज्म इसी हिसाब से ग्रो कर रहा है और इसका वजन अंदाजन 35,000 टन लगाया गया है और ये ना सिर्फ इस दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है बल्कि सबसे पुराना भी है। इसके मौजूदा ग्रोथ रेट को देखकर इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया गया, जो कि 2400 साल बनती है, मगर ज़्यादातर रिसर्चर्स का ख्याल है कि ये 8650 साल से ज़्यादा पुराना है। असल में ये ऑर्गेनिज्म या मशरूम बायोमास या डेड मटेरियल को कंज्यूम करता है। 1992 में मिशिगन में इसी जैसा एक मशरूम डिस्कवर हुआ था जो 37 एकड़ पर फैला हुआ था और इस वक्त का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म था। इसके बाद 1998 में ओरेगोन में ये मशरूम डिस्कवर हुआ। शुरू में ये रिसर्चर्स के मुताबिक 400 एकड़ पर फैला हुआ ऑर्गेनिज्म था, मगर बाद में जेनेटिक रिसर्च के मुताबिक मालूम हुआ कि ये लगभग 2385 एकड़ पर एग्जिस्ट कर रहा है, जो इसे दुनिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म बनाता है।
दोस्तों हम बात करते हैं कुछ ऐसी इन्वेंशंस की जो बनाई तो सहूलत के लिए गई थी, मगर उनकी लुक और अपीयरेंस की वजह से वो एक मजाक बनकर रह गई। सबसे पहले आते हैं इस तस्वीर पर। अगर आप समझ रहे हैं कि ये आदमी मुंह में दबाई इस चीज़ से गुब्बारे भरता है या फिर बैंड बाजों का काम करता है तो आप गलत हैं। असल में ये आदमी सिगरेट पी रहा है और इसके साथ छोटी छतरी या अम्ब्रेला लगी हुई है, जिसका मकसद बारिश या बर्फबारी के दौरान सिगरेट को पानी से महफूज रखना है। ये इन्वेंशन मुफीद होती या नहीं वो तो बाद की बात है। इसे इस्तेमाल करने से ही आदमी मस्खरा या सर्कस का जोकर लगता है। और बाय द वे 1931 में यह आइडिया भी एक सर्कस के दौरान एक जोकर ने ही दिया था। हैरत है उनके पास कोई ऐसा समझदार आदमी नहीं था जो इन्हें मशवरा देता कि होंठों कितने वजन का तकल्लुफ़ देने के बजाय बारिश से बचने के लिए एक बड़ी छतरी साथ क्यों नहीं रख लेते। या हो सकता है उस वक्त सारे समझदार इधर पाकिस्तान बनाने में मसरूफ़ थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों इस तस्वीर को देखने के बाद अगर आप इसे टर्मिनेटर समझ रहे हैं या क्लासिक फिल्मों का आयरन मैन तो आप यहाँ भी गलत हैं, क्योंकि ये एक रोबोट है जिसका काम सिर्फ फ़ोन उठाना था। 1964 में इसे बनाया गया था और इसका मकसद फ़ोन कॉल्स का जवाब देना था। मगर जब ये बन गया तो फ़ोन कॉल्स आने पर ये सिर्फ फ़ोन उठा सकता था, ना तो इनका रिप्लाई देता था, ना मैसेज और ना ही वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता था। इसे देखकर ये अजीब लग रहा है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ फ़ोन उठाने के लिए बनाया गया था। अलबत्ता इस वक्त ये भी एक बड़ी अचीवमेंट थी। अफसोस है कि मार्वल ने अपनी क्लासिक फिल्मों में इस जोकर आयरन मैन के बजाय इसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ताकि उनकी फिल्में फ्लॉप होने और मजाक बनने से बच जाती। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों आपने कौवा उड़ा, चिड़िया उड़ी, भैंस उड़ी, ये खेल कहीं ना कहीं तो ज़रूर खेला या कम अज़ कम सुना होगा। मगर साइंसदानों ने सिर्फ भैंस को उड़ाने पर ही बस ना की और टैंक को भी उड़ाने की कोशिशों में लग गए। 20वीं सदी में बहुत से मुल्कों की कोशिश थी कि टैंकों को विंग्स या ग्लाइडर लगाकर उड़ाया जा सके और डायरेक्टली इनको मैदान जंग में उतारा जाए। इस वक्त सोवियत यूनियन सुपर पावर था और इसके पास बड़े बॉम्बर तैयारे थे जो छोटे टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, और इस लिहाज से भी सोवियत यूनियन को दीगर मुल्कों पर बरतरी हासिल थी। लिहाजा इन मुल्कों ने ऐसी बहुत सी कोशिशें की कि टैंक को विंग्स लगाकर उड़ाया जाए और जंग अज़ीम 2 में बहुत से तजुर्बात भी किए जो नाकाम हुए। इन टैंकों को बनाने का मकसद ये था कि जंग के दौरान इन्हें बॉम्बर तैयारे पर लोड करके मैदान जंग में ले जाया जाए और हवा में ही इन्हें एयरक्राफ्ट से अनलोड कर दिया जाए, जिसके बाद वो विंग्स या ग्लाइडर का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन तक पहुँच जाएँ और पहुँचने पर ग्लाइडर को उतार दें और फिर दुश्मन पर बमबारी शुरू कर दें। क्योंकि इन्हें ज़मीन पर चलाकर मैदान जंग में पहुँचाना एक तरफ तो वक़्त तलब कम था और दूसरी तरफ फ्यूल बहुत कंज्यूम होता था, जबकि दूसरी तरफ इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट का ज़मीन पर उतरकर इन टैंकों को अनलोड करना भी एक मुश्किल काम था और इसके साथ दुश्मन के हमले का डर रहता था। चुनांचे इन खतरों को मद्देनज़र रखते हुए इन मुल्कों यहाँ तक कि सोवियत यूनियन के दिफाई इदारों ने भी इन टैंकों को हवा में अनलोड करने, इन्हें ज़मीन पर ग्लाइडर या विंग्स के ज़रिए लैंड करने और मैदान जंग में डायरेक्टली पहुँचाने के लिए बहुत कोशिशें की, मगर ये टेक्निक कामयाब ना हो सकी, क्योंकि ग्लाइडिंग के लिए टैंक को बहुत हल्का करना पड़ता था और ज़्यादा वज़न नहीं ले जाया जा सकता था। इस तरह टैंक को एम्यूनेशन और गोला बारूद से खाली करना पड़ता था। लिहाजा इस मंसूबे को बहुत जल्द ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट आपको ज़्यादा पसंद आया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।